नमस्कार, मनुष्य तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। जैसे कि हम सबको पता है, नगर निकाय के चुनाव बहुत ही करीब आ चुके हैं। सारे नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ है बीजेपी से महापौर की तैयारी कर रहे कुश श्रीवास्तव जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए बातचीत का सिलसिला उनसे शुरू करते हैं। हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रेया। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हमेशा देखा जाता है कि आप धार्मिक कार्यक्रम कराते रहते हैं। क्या क्या लगाव है आपका, मतलब इतना क्यों धर्म के प्रति लगाव है, क्या रूट है इस बात की? हम लोग सनातन व्यवस्था से आते हैं, तो धर्म का लगाव घरों में हम सभी के बचपन से ही डाला जाता है जी। जब लोग बहुत छोटे आयु के थे, जब नया कटरा में उस समय रहा करते थे, क्लास 5, 6, 4 का तो मुझे याद है। पिताजी सोने के पहले हम सब लोग को सर्वे स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैस्त्रायणो देवी दुर्गे नमस्ते ऐसी करके तमाम मंत्र रात को उच्चारण करवा के फिर हम लोग सोने के लिए आगे चलते थे। तो वहाँ से हम लोग का धर्म के प्रति रुचि और ज्ञान माता पिता के माध्यम से आता रहा। और उसके पश्चात निजी जीवन में विगत कुछ दिनों से मेरी माता जी का 2 साल पहले देहांत हो गया। लव भैया, मतलब आप सोचिए, मैं जब पैदा हुआ तो मेरा नाम कुश श्रीवास्तव इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग 2 भाई थे। मैं इनफैक्ट लव भैया से मजाक में कभी कभी बोलता भी था कि अगर मैं पैदा नहीं होता तो तुम्हारा नाम लव नहीं होता। बट अब वो लव भैया बड़े असामयिक, उसमें 44-45 की आयु में उनका देहांत हो गया। तो इन सब परिस्थितियों के बाद परिवार एक संकट की स्थिति में आया और वहाँ पे वापस से हम लोगों को ये लगा कि ये क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो धर्म लेकिन एक परस्पर माध्यम ऐसा बना रहा जिसने हम लोगों को एक धारा में चलना सिखाया। और हम लोग चलते चलते आज ठीक है, अब जो कष्ट जीवन में आए वो ठीक तो नहीं करे जा सकते, जो चोट जो घाव आए हैं वो ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करके आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको धर्म के मार्ग पर चलते चलते तमाम पूजा पाठ और सब करते हुए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। इसी माध्यम में दिखाई पड़ा कि क्यों ना इसी धर्म को हम समाज के उन लोगों के पास भी लेकर के जाएं जो लोग संभवतः इस किसी न किसी कठिनाई के बीच में जूझ रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि उनका सल्यूशन यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को सल्यूशन यहीं से मिला। तो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया हनुमान चालीसा का एकादश पाठ। एकादश मतलब 11। तो हम लोग हर सप्ताह प्रयागराज के अलग अलग मोहल्ले में जाके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके लिए मोहल्ले में पहले से कहलवा देते हैं कि आ रहे हैं, न्यूज़पेपर इंसर्ट्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर एड्स के माध्यम से। तो और वहाँ मोहल्ले के 200 लोग 500 लोग आके एकत्रित हो जाते हैं, सब साथ मिलकर जोर से 11 बार हनुमान जी का चालीसा पाठ करते हैं। उससे एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार प्रचार होता है। ये बात तय है, इसमें कोई डिबेट का विषय है नहीं। इसी प्रोसेस में हम लोग को एक अच्छा सा विकल्प दिखा कि बच्चे जो आते थे छोटे छोटे, उनको क्यों ना हनुमान चालीसा के प्रति और जागरूक किया जाए। तो हमने एक इसमें कार्यक्रम रखा, बाल हनुमान भक्त जी। तो जो भी बच्चा 13 साल या उससे कम का है आके खड़ा होकर हनुमान चालीसा पाठन करेगा बिना पढ़े, उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं। अच्छा। अब इसी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ी, सोचा इसको और बड़ा किया जाए क्योंकि बच्चों का रुझान और इससे समाज का बड़ा उत्थान भी होएगा और धर्म की बात कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने उसमें ये अभी हाल फिलहाल में हनुमान उत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम करा जहाँ पे प्रयागराज और बनारस 14 टीमें आई। स्कूल की टीमें, क्लास 6 से क्लास 12। इनफैक्ट एक बच्चा तो क्लास 1 का भी था। और सब बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन कराया कि कौन सी टीम समूह गायन में सबसे अच्छा हनुमान चालीसा हनुमान अष्टक के बीच में अपना प्रस्तुति दे सकता है। और क्या शानदार वहाँ पे बच्चों ने प्रतिस्पर्धा की भावना दिखाई। जो ऊर्जा वो खेल के मैदान पे दिखाते हैं, जो पढ़ाई में किताबों पे दिखाते हैं, वही उसी ऊर्जा उसी एनर्जी से उन लोगों ने मंच पे आकर के हनुमान जी के बारे में अपने गायन प्रस्तुत किए। और पूरा आप समझ लीजिए, हमने ये किया था जिला पंचायत के प्रेक्षागृह में 350 लोग की सीटिंग कैपेसिटी थी। और किसी भी समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 7:30 तक कार्यक्रम चला। किसी भी समय 200 लोग खड़े हुए थे। खैर, आपका जो प्रश्न है, तो धर्म के मार्ग पे हम लोगों को ये लगता है, मुझे खासतौर से लगता है कि अगर हम बच्चों को इस चीज में अभी से जागरूक करेंगे तो जीवन। अगर आप अभी बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने भी ये महसूस किया होगा और मैं भी करती हूँ, लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं अभी जो हमारी यंगर जनरेशन आ रही है उनमें कहीं ना कहीं धर्म को लेके पिछले जो लोग थे, उनके पिछले जो यंगर जनरेशन जो टीनेजर्स थे,
उनसे कम लगाव देखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी और इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा आपका विचार है और ये एकदम सत्य है। उसका कारण जो मुझे समझ में आया, बाकी और जानकार मैं उतना नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुझे थोड़ी मोड़ी जानकारी है, उसका कारण ये है कि हम लोग 1947 में आज़ाद हुए। उसके बाद हमारा जो भी परिवार, हमारे दादा बाबा जो घर के पालन पोषण में, चाहे खेती करके, नौकरी करके परिवार को आगे लेके बढ़ते, लेकिन धर्म को लिए रहे। अगली जब पुश्त आई, थोड़ी कलम और तेज हुई, लोगों को और काम धाम में रुझान बढ़ा। लेकिन काम धाम में इतना रुझान बढ़ा कि थोड़ा सा उन लोग को तो धर्म का ज्ञान माता पिता से मिला, फिर हम लोगों के पास भी थोड़ा सा आया। अब जब हम लोग इतना ज्यादा कॉर्पोरेटाइज्ड, इतना ज्यादा काम की तरफ, और कोई बुराई नहीं है उसमें, आपको काम करने के लिए ये जीवन में अहम हिस्सा आपका काम, आपको करना भी चाहिए। साथ में आ गया स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन में जो मेरे बच्चे हैं, मेरी आयु इस समय 42 वर्ष है, मेरे जो बच्चे हैं या और भी जो इस आयु के बच्चे जो आज 20 साल की रेंज में हैं, लोग के पैदा होने के साथ ही स्मार्टफोन मिला। टॉम एंड जेरी बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे, इसमें ऐसा नहीं इसमें कोई बुराई है, लेकिन उसका कोई सीमा तय नहीं हो पाया। हम लोग काम धाम में काफ़ी व्यस्त रहे, जो कि रिक्वायर्ड थे, और बच्चे थोड़ा स्मार्टफोन का एक्सपोजर मिलता गया। उसके कारण से एक बहुत मौलिक जो ज़रूरत थी वो कहीं साइडलाइन होती गई। तो इसी प्रोसेस को और बेहतर करने के लिए हमने सोचा क्यों ना इसको बच्चे में, क्योंकि आप देखिए विजन क्या है, विजन है कि अगर बच्चे धर्म को समझेंगे, जागरूक होंगे, तो ये बात तो तय है ना, पौराणिक दिनों से बात का उल्लेख आता रहा है कि जब कभी आप कष्ट में हुई, जब कभी आपको प्रश्न का उत्तर न मिल रहा हो, जब कभी आपके आगे कोई बाधा है, तो धर्म आपको संकट कटे सब मिटे सब मिला, जो सुमरे हनुमत बल मिला। तो ये बात तो सिद्ध है, लेकिन बच्चों को शायद वो बात चुकी हमारी गलती से या जिस भी कारण से, स्मार्टफोन के आने, आप बहाने 50 कोई, लेकिन अभी है। तो अगर हम इस हिसाब से जागरूक करेंगे तो कष्ट तो आगे भी आएंगे, हम लोगों ने भी कष्ट, आई एम श्योर आपको भी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसे बाधाओं से गुजरना पड़ा होगा, हम लोग हर किसी के, तो बच्चों के जीवन में भी आएंगे ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं, धरती में जब तक रहेंगे। अब उससे आगे बढ़ने के लिए कर्म करिए और थोड़ा सा धर्म का सुमिरन करिए। ये धर्म का जो सुमिरन है, अगर हमारे माध्यम से बच्चों तक पहुंच पाता है, आप समझिए मैं तो इतना इस बात से सोच के खुश होता हूँ कि अगर मैंने इसको 2% भी बच्चों में डाल दिया, प्रयागराज ही नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। और एक और आपका इसमें प्रश्न धर्म, तो धर्म के अलावा मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने अभी अक्टूबर में फुटबॉल टूर्नामेंट भी किया था। उसमें भी प्रयागराज के पारा कॉलेज, स्कूल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, CMT, काफ़ी सारे कॉलेजेस आए। तो ये भी बहुत आवश्यक है। ये सब सामाजिक परिदृश्य में आप अगर देखेंगे तो ये हमारे ऐसे प्रयास हैं कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को, और इवन अभी जैसे हमने ये जो कार्यक्रम किया प्रेक्षागृह में, इसमें 6 वर्ष का बच्चा गा रहा था, और जो सबसे हमारे सीनियर गेस्ट आए थे उनकी आयु करीब 89 थी। तो हर वर्ग के लिए धर्म का, खेल का, फ्यूचर का एक महत्व है। तो आप जो भी वहाँ पे सामाजिक तौर पे योगदान कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, वो आपको करना चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी की अब अगर बात करते हैं, काफ़ी जाने माने अधिवक्ता हैं वो, काफ़ी नाम है उनका समाज में, तो उनकी जो एक सीख होगी आपके लिए, उनकी जो एक देन होगी, उनका एक रोड मैप होगा, आप उसमें ही शैडो बन के चलते हैं या आपका अपना कोई रोड मैप है, आपकी अपनी कोई विचारधारा है? जैसा कि परसों आपका प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिला, तो ये बताएं। और आपके पिताजी से आपको क्या क्या सीख मिली है जीवन में, वो भी बताएं। बाहे पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी 50 साल उनको पूरे में प्रैक्टिस करते हैं। उसके पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जब मैं बॉयज स्कूल के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आया कि अब ये तय करना है कि कैरियर में आपको क्या करना है। यहाँ से वहाँ पे मैंने तय किया कि मैं प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में और बिजनेस में कुछ करूँगा। जब मैं लॉ की फील्ड में ले गया, पिताजी की शैडो, ये तो बहुत बड़ा ऊपर वाले का हमारे ऊपर सौभाग्य है कि पिताजी का शैडो है, लेकिन अगर आप कर्म क्षेत्र, मतलब मेरे पिता हैं, वो तो मुझसे आप ले नहीं सकते। मेरे कर्म क्षेत्र में देखिए तो शुरू से मैंने एकदम ही अलग धारा प्रवाह के साथ काम किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरी पहली नौकरी थी 2003 में MBA करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से, जो कि एक अच्छा रैंकिंग पे था कॉलेज, पहली नौकरी में मेरी सैलरी शायद उतनी होगी जितना आप लोग अभी लंच डिनर भी ला के स्पेंड कर देंगे। तो वहाँ से शुरू करा, डोर टू डोर करता था मैं। तो वहाँ से शुरू करा। और पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी का चुनाव वगैरह लड़ने की, सीनियर एडवोकेट शायद उसी के आसपास बने थे।
तो बड़ा अच्छी बात है। पिताजी की शैडो बिल्कुल मेरे पिता ही रहेगी, पर कार्य क्षेत्र में उनकी मेरे साथ में कभी हम लोग एक लाइन पे नहीं चले, क्योंकि उनका फोकस अलग मेरा एकदम अलग। लव भैया का था, इनफैक्ट लव भैया से मेरा इस बात पे अनुबंध हुआ था एक स्टेज पे। मैंने बोला था भैया मैं लॉ करना चाहता हूँ, मैं लॉ करूंगा, तुम्हें जो करना है करो। भैया ने बोला ठीक, बट जैसे से थोड़ा समय चला, जब वो 11th-12th में आया तो बोला सुनो मैं लॉ करने जा रहा हूँ, तुम कुछ और देख लो। तो मैं कुछ और करने के इसमें आ गया कॉर्पोरेट में। आज मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, मेरा गुड़गांव में 2012 से एक डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का बिजनेस चल रहा है। ठीक ठाक बिजनेस है, इतना कर लिया है कि पिताजी को गर्व है इन पे। सिंगापुर में एक मेरा बिजनेस चलता है, वो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। और प्रयागराज में हमने एक बिजनेस शुरू किया है रियल एस्टेट का, उसको भी 2 साल हो गए। जब से लव भैया का स्वास्थ्य बिगड़ा तो मैंने मन बना लिया कि अब मैं प्रयागराज में ही रहूंगा, तो तब से हमने यहाँ पे काम शुरू किया। बाकी दोनों बिजनेस एज इट इज चल रहे हैं। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, बट वो अभी तक कभी यहाँ वहाँ सिंगापुर बैंगलोर ट्रैवल करता था। अब एक हम लोग प्रयागराज को बेस बना करके बाकी जगह ट्रैवल करते हैं। अभी आपने बताया अपने सारे बिजनेस और उन सब के बारे में, मेरे पास ये भी जानकारी थी कि आप मीडिया से जुड़े रहे थे काफी समय तक। तो आज की जो मीडिया हो गई है, लोग बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया, और कई तरह के नाम सुने होंगे आपने, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? अब मीडिया तो एक चौथा स्तंभ है समाज का, उसमें कोई इफन बट है नहीं। कोई कुछ भी बोले, आप मीडिया की मौजूदगी को, उनके प्रभाव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपका प्रश्न ये है कि मीडिया एक तरफ से बात करती है, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उसका कारण बड़ा सीधा सा ये है कि ये बात जो लोग करते हैं तो हर एक बाकी के 3 स्तंभ के लिए भी ऐसी बात, बाकी 4 स्तंभ के, बाकी 3 स्तंभ के लिए भी ऐसी बात करते हैं, नहीं खाली मीडिया के लिए बात। मैं आपको उदाहरण इसका कैसे दूं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ संगम पे माघ मेले में हम लोगों ने एक थोड़ा सबके खाने के लिए कुछ प्रबंध करा था। एक लाइन बना करके सबको खाना दिया जा रहा था, वही एक व्यवस्था है, वही संभव था, क्योंकि इतना भीड़ होती है वहां पे, आपको तो पता ही है। उसमें एक सज्जन आए, ठीक ठाक दिख रहे थे, संभवतः प्रसाद स्वरूप लेने आए थे, पर वो लाइन में आगे आके खड़े हो गए और पीछे उनके बहुत जरूरतमंद दिख रहे थे। जब वो लोग खड़े हैं तो वो आगे आके खड़े, उन्होंने कहा पहले मुझे दे दीजिए, मुझे थोड़ा जल्दी है। मैंने कहा मान्यवर, ये खाना सभी लोगों के लिए है, मुझे भी लेना होता तो मैं कतार में ही आता, आप कृपया उसी से आए। बोले मेरे पास इतना समय नहीं है, और आप लोग ये जो कर रहे हैं तो करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते मत करिए। मैंने मान्यवर, हम जो करना चाहते हैं हम वो कर रहे हैं, और सहर्ष यहाँ पे 100-150 लोग खड़े हैं और पिछले 1 घंटे से करते हैं, होता रहेगा। तो वो मान्यवर फिर हमको कुछ बोलते हुए वहां से चले गए। अब हम अगर इन मान्यवर के हिसाब से उन 150 या जो भी गिनती छोड़ देते, जो भी लोगों के लिए हम लोग, आप लोग, तमाम समाज के लोग करते हैं, अगर उन एक मान्यवर की वजह से या उन कुछ मान्यवर की वजह से ये करना छोड़ देंगे, तो आप बताइए इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। तो उसके हिसाब से मीडिया को अगर कोई कुछ बोलता है तो बड़ी अच्छी बात है, इसको ऐसे झाड़िए, ऐसे झाड़िए और चल लीजिए, उसके ज्यादा इसको आपको तवज्जो देने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से। चलिए अब नगर निकाय के चुनाव पे आते हैं। आप महापौर की दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी से काफी लोग हैं महापौर की दावेदारी, महापौर की तैयारी कर रहे हैं, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन लोग काफी हैं। ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। महापौर की दावेदारी कर रहे हैं ये कहना संभवतः उचित नहीं है। हम लोग भाजपा संगठन से जुड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है संभवतः सबसे छोटा कार्यकर्ता स्तर पर मैं ही हूँ, और भाजपा का एक ऐसा संगठन, ऐसा तरीका रहा है काम करने का कि हर एक कार्यकर्ता अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार अपना जो भी उसको दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन करता है। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। अभी महापौर की तैयारी करना तो बहुत दूर की बात है। महापौर के विषय में अभी चुनाव आने वाले हैं। 4 स्टेप में इसका सिलेक्शन होता है कि कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा, कौन सा नहीं लड़ेगा। वो एक प्रोसेस है, उसमें आपको जिला स्तर, क्षेत्र स्तर, राज्य स्तर और सेंटर, ये 4 बेसिस पे जो भी कैंडिडेट संगठन को लगेगा कि उचित है, उसको वो लोग लड़वाएंगे और उसके साथ सब लोग लड़ेंगे। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात में सत्यता है नहीं। हाँ, चुनाव आ रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं, वो है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर।
लेकिन अब उसके लिए अब आप तैयारी के लिए कोई इसका एप्लीकेशन फॉर्म तो आता नहीं कि आप इसको भर करके इतने बजे से इतने बजे के बीच में इस डेट को जमा करिए। आप काम करते चलिए, फल की चिंता मत करिए, काम अच्छा होगा निश्चित। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष, जैसे समाजवादी पार्टी में है, जैसे कांग्रेस में एक व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप कोई अहम स्थान रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दे दी जाएगी। ये संगठन में ऐसे कार्यशैली होती नहीं है। तो आप काम करिए, आपके काम का संज्ञान लिया जाता है और उसके अनुरूप आपको दायित्व दिया जाता है, तो एकदम उचित है। चलिए, अगर अभी बात करें तो कायस्थ समाज का काफी ज्यादा वोटर्स है, कह सकते हैं हम प्रयागराज में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं किसी कायस्थ समाज से किसी को टिकट दे सकती है, उनकी दावेदारी निश्चित कर सकती है? तो कायस्थ के, चूंकि मैंने एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मीडिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी काम करा है, तो मुझे पता है कि प्रयागराज में 18 से 22% कायस्थ वोटर्स हैं। पर यहाँ पे 17 लाख वोटर्स की बात हो रही जो कि प्रयागराज में है। भाजपा एक संगठन के तौर पे संभवतः एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जाति या किसी और कारणों से टिकट का वितरण नहीं करता। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो 4 सीढ़ियां हैं, वो 4 सीढ़ियों पे आपको अप्रूव करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये 10 नाम यहाँ से चले, फिर 6 नाम चले, ऐसे करके जो भी 10 में उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूँ, हो सकता है 100 नाम जाते हैं, हो सकता है 200 नाम जाते हैं, पर वो एक विश्लेषण का उसका एक प्रोसेस है, उसके बाद वो तय होता है। जहाँ तक रही कायस्थ की बात, तो आपको मैं बताऊं, संभवतः आपको पता हो, आप तो पत्रकार हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ थे, लाल बहादुर शास्त्री जी कायस्थ थे, सुभाष चंद्र बोस जी कायस्थ थे, स्वामी विवेकानंद। अब मैं राजनीतिज्ञों के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं कायस्थों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो कायस्थों में जो क्षमता है नेतृत्व की, जो क्षमता है काम करने की, जो क्षमता है समाज के प्रति समर्पण करने की, उसको आप किसी भी एक चुनाव या 2 चुनाव के बेसिस पे नहीं जज कर सकते। बहुत बड़ा तो ये वोट, 17 लाख लोगों को वोट करना है। भाजपा ऐसी पार्टी है नहीं जो जाति अनुसार पे टिकट देती हो, और कायस्थ में वो क्षमता है कि वो जैसा भी जैसे भाजपा संगठन से सभी कायस्थ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो ये सारे लोग एक साथ मिलकर संगठन के साथ ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक काम करते आए हैं और करते रहेंगे। अभी मतलब आपने कि जैसा कहा कि आप संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अभी आपकी दावेदारी आप करेंगे नहीं करेंगे निश्चित नहीं है, लेकिन अभी तक चलिए मान लीजिए अगर आप करते हैं दावेदारी, तो मतलब अभी तक आपने समाज के लिए क्या क्या काम किया, क्या क्या संघर्ष किया है? बहुत अच्छी बात है। तो मुश्किल होता है, मेरे ख्याल से इंटरव्यू आपका आधे घंटे चलेगा, तो क्या क्या किया है मैं 3-4 चीज़ों का वो कर देता हूँ, संभवतः उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या करना चाहिए। अभी तक क्या किया जल्दी में वो बताया। तो हम लोगों ने अभी युवाओं के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट किया, जिसमें करीब 10 स्कूल और कॉलेजेस की टीम्स आई, इसमें फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। 50,000 का उसमें कैश प्राइज मेरी माता जी के नाम पे था, गीता श्रीवास्तव मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज स्कूल में हुआ था। उसके पहले हम लोगों ने कोविड सेकेंड वेव में ना 2 महीने तक के लिए एक cowarriors.com नाम का पोर्टल चलाया। ये मेरी संस्थान है, जो गुड़गांव की संस्थान है, अच्छा। उससे चलाया, और हमने 25 टेलीकॉलर्स लगा के जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको तो याद ही होगा कि लोग काफ़ी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे थे, हर कोई हर स्तर पर काम कर रहा था। आप भी अपने पड़ोसी के लिए मदद कर रही होंगी, सरकार भी कर रही थी। तो हमने भी सोचा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम किया जाए। एक हमने पोर्टल बनाया, उस पोर्टल में अलग अलग चीज़ों के बारे में मेंशन किया, बेड, ऑक्सीजन, ब्लड, और टेलीकॉलर्स लगा के हम लोग रियल टाइम पे हॉस्पिटल्स में कॉल करके, ब्लड बैंक में कॉल करके पता करते रहे कहाँ पे क्या उपलब्ध है, कौन सा ब्लड ग्रुप उपलब्ध है, उसको पोर्टल पे अवेलेबल किया, और उसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँचाया, ताकि जो भी ज़रूरतमंद ढूंढा उसका इन्फॉर्मेशन। सारा कुछ फ्री था, सारा कुछ फ्री है। वो फुटबॉल टूर्नामेंट भी फ्री था, ये भी फ्री है। तो समाज देखिए क्षमता अनुसार अब उसमें जो आपको करते बने, मेरे ख्याल से आपको करता, और ये मेरे तक ही समझ आपके लिए भी है, आपका और जो भी लोग हैं उनको अपने क्षमता अनुसार बिल्कुल करते रहना चाहिए। बिकॉज अगर आप वो करेंगे तभी वो सनातन व्यवस्था में, उसको आप देखिए तो उसकी बड़ी अहमियत है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं पे आप कुछ गलत भी कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको ऊपर वाले ने दिया है, तो एक है ना वो रहीमदास जी का, दे वाला
कोई और है, ताते नीचे नैन। आप आंख बंद करके जो आपके पास संभव हो, ये नहीं कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें चले जाइए, लेकिन जो आपकी क्षमता अनुसार है, ऊपर वाले ने आपको जो दिया, आपको उसको आगे समाज को बढ़ाना आपका दायित्व है और आपको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इतने सारे दावेदार हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसे में पार्टी में गुटबाजी हो सकती है या हो जाएगी? तो दो प्रश्न है इसके आपके। एक तो बहुत सारे दावेदार हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी समस्या है अगर ऐसा है तो, और होना भी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये मौजूदा जो मेयर हैं अभी, वो भी तो बीजेपी से ही पिछले 2 बार तो जीत रही हैं, तो फिर इतने सारे दावेदारों होने का मतलब क्या रीजन? चलिए आप एक बात बताइए, अगर कोई दावेदारी, कोई भी मौजूदा मेयर जी की हम बात करेंगे, जो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो दावेदारी पेश करने के पहले कुछ काम करेंगे तब दावेदारी पेश करेंगे, बिना उसके तो नहीं करेंगे। इस काम करने में किसका फायदा होता है? समाज का। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी। तो अगर आप ये बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पे तमाम दावेदार हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा पार्टी ने किया है। एक बात ये, मौजूदा जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम करा है, और जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम करा है। उनको मेयर का दायित्व दिया गया, उन्होंने उस पर अच्छा काम किया। किसी को और कोई दायित्व दिया गया, तमाम हमारे पास प्रकोष्ठ है, उसमें रह के लोगों ने काम किया, तो सबने अपना दायित्व किया। अब बात हो रही है नया चुनाव, फ्रेश चुनाव हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भी अपने काम को पार्टी ने संज्ञान लिया है, उस काम को पार्टी से चर्चा करके उसको अपने को मेयर के पद के लिए बात करने में बहुत अच्छी समस्या है। अगर मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल लेके बात करूं, अगर आप एक टीम की कैप्टन है और आपके पास 20 ओवर बॉलिंग करनी है और आपके पास 7 बॉलर हैं, बड़ी अच्छी समस्या है कि सारे बॉलर एक से बढ़कर एक है। तो वही परिस्थिति यहाँ पे भी है। मुझे तो लगता है संगठन स्तर पे इससे अच्छी हमारी जीत हो ही नहीं सकती कि जब इतने अच्छे दावेदार हैं। तब आप सोचिए ना, जिस एक सेना में इतने अच्छे दावेदार हो, उस सेना का जीतना न सिर्फ प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश में निश्चित है। इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे? कि मतलब एक मोदी योगी जो नाम बना हुआ है, उनके कह सकते हैं रोड मैप पे आजकल सारे बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब वही मुद्दे रहेंगे या कुछ अलग मुद्दा रहेगा? तो देखिए, आपने बोला कि मोदी योगी जी के नाम पे चुनाव होगा या कोई और मुद्दा होगा, ठीक। आपने ये नहीं बोला कि अखिलेश जी, मुलायम जी, शिवपाल जी होगा। नहीं, आपकी पार्टी से, हाँ, आपकी पार्टी से। अब दूसरी पार्टी से अगर आप पूछेंगे तो आप शायद ऐसे पूछ ना पाएंगे आपके प्रश्न। या आप कांग्रेस में किसी से पूछेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि राहुल, सोनिया जी या प्रियंका जी के नाम पे होगा। अब आपको जब मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहता, मैं खाली आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। यही संगठन की ताकत है। मोदी जी, योगी जी में कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक है, देश समर्पण की भावना। और आज हम एक मेयर के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर इतने दावेदार हैं जो उनको अपना सिद्धांत बना करके आगे चलना चाहते हैं, तो ये तो राष्ट्र की विजय है श्रेया जी। इससे अच्छी तो परिस्थिति हो ही नहीं सकती। और जो हमारे लोकल, हमारे बूथ लेवल के, हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, जो बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ काम करते हैं, उनको समस्याओं से हर दिन अवगत होते रहते हैं। और वो ऊपर अपने पार्टी में जो हमारे सीनियर हैं उनको हम लोग बताते रहते हैं। उसी के बेसिस पे पार्टी अपने सारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करती है। तो ये जनता के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप दोनों पर्सपेक्टिव से देखिए कि समस्या, नीचे इतने दावेदार हैं, आपने पहले भी कहा, तो दावेदार तो मतलब कार्यकर्ता है, तो मतलब नीचे से ऊपर काम हो रहा है। फिर आप बोल रहे मोदी योगी, जो कि एक परिवार के नहीं है, समाजवादी पार्टी है कांग्रेस की तरह। अब मुझे उसमें बेबाक होकर कहने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि व्यवस्था वैसी ही है। वो दिखाई, आप उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस जो भी कर लिए, आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, और आज से नहीं है, कई वर्षों से। नहीं, मतलब मोदी जी, योगी जी का नाम इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन ये था कि क्या होता है कि आजकल चुनाव में ये ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए, जो बीजेपी है वो ध्रुवीकरण करती है, तुष्टीकरण करती है, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव, हर चुनाव कहा जा रहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पे ही लड़ रही है और जीत रही है। कहा तो मीडिया को भी यही जाता है, जो भी आप पूछ रही थी कि मीडिया इंक्लाइंड है। जैसा मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि अगर आप एक अच्छा काम करने चल रहे हैं, तो आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा। आप किस पर्पज से हैं, आप क्या सही हैं, क्या आपके निर्णय न्याय संगत हैं कि नहीं है। और जहाँ कहीं कुछ गलत होता है, वहाँ उसके लिए कानून व्यवस्था है।
तो ऐसा कोई भी कारण आप कहिए कि तुष्टीकरण कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति, इन सब चीजों लोग ये टर्म्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट हो नहीं रहा, मतलब बेरोजगारी है, गरीबी है और महंगाई है, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए कहना है कि भाई धर्म को बढ़ावा देकर, धर्म को इम्पोर्टेंस देकर उसके थ्रू बीजेपी अपना जो कार्यकाल है उसमें तैनात है और आगे बढ़ती जा रही है। क्या ये संभव है? क्या आपको लगता है? यही सवाल है मेरा। ना नहीं, आपके सवाल का जवाब दिया। क्या ये संभव है कि डेवलपमेंट ना करें और भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में चुनी जाए? क्या ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में दोबारा चुनी जाए? शायद ऐसा नहीं है कहीं पे जनता में, क्योंकि देखिए आप जीतते भी कब हैं जब आपको पिछले नेक्स्ट कैंडिडेट से ज्यादा टिकट्स मिलते हैं या नेक्स्ट पार्टी ज्यादा टिकट मिलता है, आपकी सरकार बनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो वोट कौन देता है? वो जनता देती है। जनता किस बेसिस पे देती है? वो ये देखती है कि पार्टी हम सबके लिए क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरली क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रही है। कुछ लोग आके उसमें कमियां निकालें, और ऐसा नहीं है श्रेया जी कि अभी हमारे पास काम की कमी, बहुत बड़ा राष्ट्र है भारत, 130 करोड़ लोग हमारे यहाँ हैं। अगर हम इसको जोड़ने चले तो संभवतः, शायद मेरा डेटा थोड़ा आगे पीछे, बट 40 करोड़ के आसपास यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन है। अभी भी आप देखिए वहाँ कोई भी बंदूक निकाल के कुछ भी कर देता है। यही जो मतलब मेरा ये कहना है, जो हमने एनालिसिस किया उससे ये हम कह सकते हैं कि जब बीजेपी नहीं थी, जब बीजेपी कार्यरत नहीं थी, उससे पहले जब दूसरी पार्टियां थी, तब एक धर्म विशेष का काफी खौफ था। ये जो आपने गन वाली बात की उससे नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी में, बीजेपी नहीं, यूएस में नॉर्मल दुकान से गन निकाल के लोग आतंक का माहौल पैदा करें, उससे वो लोग निजात पाने का प्रयास करें। मैं कह रहा हूँ, अब आप पूछिए, आप जो पूछ रहे हैं। हाँ, तो था, लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम हुई हैं। और क्योंकि ये वही बात फिर से कि धर्म विशेष की जो एक साथ दी जा रही है, उसके वजह से चीजें कम हुई हैं, तो लोग उसके वजह से बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी धर्म विशेष के साथ, आप ये कह रही है बीजेपी धर्म विशेष को सपोर्ट करती है, ये आप कह रही है। बीजेपी राष्ट्र हित में काम कर रही है, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। धर्म विशेष, जाति विशेष, देखिए हमेशा समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, आप कुछ अच्छा काम करेंगे उसमें कमियां निकालेंगे। आप कोई कपड़े पहन के निकलेंगे, उसमें बताएंगे कि देखिए यहाँ पे धागा निकला है, यहाँ पे गंदा है। वो समाज में लोग होते हैं। आपको देखना है कि आप परसेंटेज वाइज न्याय संगत है कि नहीं, आप सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या अपने बच्चों को आप जो देने चल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पे जो भी काम कर रही है वो इस दिशा में चल रही है कि बेहतर और आज से श्रेष्ठ कल बने। और इसका कोई अंत नहीं है श्रेया जी, क्योंकि अगर आप देखिए भारत को भी देखिए, एज अ राष्ट्र देखिए, प्रयागराज को देखिए, आप जैसे नगर निकाय चुनाव के परिवेश में देखिए, तो हमारे पास बहुत कुछ है करने को और वो करते चल रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी के तौर पे देखिए, अगर आप इसको हेल्थ केयर के तौर पे देखिए, आप देखिए वैक्सीनेशन के तौर, तमाम ऐसे रोडवे हाईवेज के तौर पे देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे पिछले 9 साल में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे, बेसिक लेवल पे चेंजेस सीड करे गए हैं और उसका रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो उसी दिशा में हमको चलते रहना है, और क्योंकि इसका कोई तय समय सीमा नहीं है। पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, आज से 10 साल बाद पॉपुलेशन आपकी संभवतः 5 से 10 करोड़ और बढ़ जाएगी। उनके लिए आपको और रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, और देश को, राष्ट्र को अर्निंग चाहिए होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी खराब हो रही हैं, उनको आपको बेहतर करना होगा। तो एक विजिलेंस भी चाहिए, एक डेवलपमेंट भी चाहिए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कहीं लिखा नहीं है कि ये ऐसे ही होगा। तो जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं वही राष्ट्र में रहने वाले लोगों के हित को देख रहे हैं। तो आपको उसी डायरेक्शन में चलते रहना है, आप सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा है। अभी आपने जो यूएस वाली इंसिडेंट की बात की, वैसा ही एक वारदात अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में भी हुआ है जी, और अभी यहाँ पे बीजेपी की ही सरकार है जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो सीधे तरीके से अगर देखें तो जो रूट कॉज इसका है उसको कानून अपने दायरे में लेके प्रोसेस में डाल रखा है। पर निजी तौर पे मुझसे अगर आप पूछेंगे तो चूंकि कानूनी पर उसमें चीज़ें सारी अभी चल रही हैं, तो हम लोगों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा हुआ है, इतना हिम्मत किया है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कानून को बहुत उचित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और कानून करेगा भी। इसीलिए कानून बना है, क्योंकि हम सबका कानून व्यवस्था में पूर्णतः भरोसा है। इसी सिलसिले में अभी अतीक अहमद को सजा हो गई उम्र कैद की, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं
ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है तो इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को भी मिल सकता है। बीजेपी तो देखिए, अब आप इसको मिक्स मत करिए। कानून ने एक निर्णय लिया, कानून ने तथ्यों को देख के निर्णय लिया, पार्टी को, सरकार को देख के। सरकार इसमें नहीं, इसमें कानून डिसाइड करता है कि किसने गलत किया, किसने सही किया। तो उनको जो उम्र कैद हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि कानून को दिखा कि इनकी यहाँ पे गलती है। तो इससे पार्टी को ना तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो ऐसे इशू का कोई फायदा उठाए और या उसको ऐसे इशू से नुकसान हो। हम लोगों का परस्पर प्रयास रहता है कि हम जनहित में काम करें और उनके इश्यूज को लेकर के आगे चले। व्यक्ति विशेष ने अगर गलत किया है, चाहे ये तो अभी इतना लाइमलाइट में है, पूर्व सांसद रहे हैं, तो इन सब कारणों से ये केस ऊपर चल रहा है, ऐसे लाइमलाइट में चल रहा है। अन्यथा आप देखिए तो ये एक और केस है। ये जो भी गुनाह हुए हैं जरूरी नहीं है कि अभी इस सरकार के दौरान हुए, और अगर इसमें इनको सजा होती है तो कानून व्यवस्था दे रही है, तो इसमें सरकार का लेना देना है नहीं। हाँ, जिस पार्टी ने इनको टिकट दे करके सांसद बनाया, जो पार्टी ने इनको विधायक बनाया, वो सबको थोड़ा सा एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या जरूरत है आपको इन सब चीजों को इनकरेज करने का, क्योंकि इससे हमारे कल के भविष्य में आप बढ़ोतरी नहीं करेंगे। और अगर ये बात हम मान गए तो आप ये मान जाइए कि राष्ट्र एक बहुत बेहतर दिशा में जाएगा। जैसा कि आपको पता है अभी क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, कई काफी अलग अलग क्षेत्र जुड़े हैं नगर निगम में प्रयागराज के, तो आपको क्या लगता है कि कितना कठिन होगा इस बार फिर उन सबको मैनेज करना, साथ में नए जो क्षेत्र जुड़े हैं उनको, नए वार्ड्स जुड़े हैं, नई जी, ये तो हर बार हर 5 साल के बाद नए वार्ड जुड़ते हैं। ये तो एक प्रकृति का नियम है। आपका परिवार भी बड़ा होता चलता है। अगर आप निगम के हिसाब से देखिए तो उसका थोड़ा सा इसमें जॉब एरिया बड़ा हो रहा है, इसका मतलब और आसपास के एरिया का डेवलपमेंट होएगा। ये तो अच्छी बात है। दीज आर अगेन गुड प्रॉब्लम्स। आपका काम अगर बढ़ता है मतलब आप अच्छे रोड में, काम कम होता है। आप तो मीडिया कर्मचारी हैं, आपको अंदाजा होगा। अगर आप हफ्ते में 7 इंटरव्यू ले रहे हैं या अगर हफ्ते में 3 इंटरव्यू आप कर रहे हैं तो यानी आपका काम कम हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। बढ़ता काम इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय हम लोगों को काम करने में सक्षम है और अच्छा लगता है काम करना। अभी आप प्रयागराज में एक महानगर भी घोषित हो चुका है प्रयागराज, आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं यहाँ पे प्रयागराज में? ओके, तो समस्याएं जो देखते हैं वो एक अलग पहलू है। मैं ये देखता हूँ कि अभी हमारे पास करने को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम अपॉर्चुनिटी के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमको अभी करते रहना होगा। आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। अगर हम आसपास और बड़े शहरों से उदाहरण लें तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको वहाँ से यहाँ लेकर के आने की आवश्यकता है, और निश्चित अगले 5 सालों में उसमें पॉजिटिव की तरफ ही चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे पिछले 5 साल में भी आप देखिए तो ओपन जिम आया, वो साइकिल का कॉन्सेप्ट आया जो कि स्टैंड्स पे मिलती हैं, आप आधार कार्ड लगा के चला सकते हैं। तो ऐसे करके तमाम स्टेप्स, ये तो खैर 2 उदाहरण है, तमाम चीज़ें जो पिछले 5 साल में, उसके पहले हम लोगों को नहीं पता थी। बट आप विश्व के देशों से, विश्व के शहरों से कुछ उदाहरण लीजिए, कुछ भारत के और बड़े शहरों से उदाहरण लीजिए और उनको प्रयागराज में लेके आइए। इससे नगर का विकास होगा। ये विपक्षी पार्टियां और कहीं ना कहीं जनता का भी कहना है कि अभिलाषा गुप्ता ने प्रयागराज में सौंदर्यीकरण बहुत किया है, लेकिन उन्होंने मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं लोगों की वो सही से पूरी नहीं की। जैसे करैली में रोड नहीं बनी, बमरौली साइड में रोड बनी, और 2-3 ऐसे इलाके हैं जहां रोडें नहीं बनी, नालियां नहीं हैं, बारिशों में पानी इकट्ठा हो जाता है, और अभी अभी हम लोग डेंगू से काफी जूझ रहे थे। इन सब चीजों पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात है श्रेया जी, आपको जब कोई दायित्व दिया जाता है संगठन द्वारा और जनता द्वारा, तो आप उसका पूरे तन मन धन से आप उसको, भारतीय जनता पार्टी में आप उसको निभाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभिलाषा जी ने भी अच्छा काम करा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रोड बननी बाकी है, वो बनती रहेगी। आप पॉजिटिव में आकर के वापस से अगर देखने का प्रयास करेंगे तो जो ड्रेनेज के इश्यूज हैं वो मेरे ऐसा जितना मैंने भारत में घूमा है, हर शहर में, आप गुड़गांव में देख लीजिए, आप मुंबई देख लीजिए, बेंगलुरु, हर शहर में ये समस्या आती रहती है। इन समस्याओं को हमको और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बेहतर करने की आवश्यकता है। तो निश्चित काफ़ी सारे, अगर आप अभिलाषा जी से इसका जवाब पूछेंगे तो निश्चित वो बताएंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने इसमें बहुत सारे सुधार भी किए होंगे। कुछ और चीज़ें जो कि करना चाहते हैं, जो कि करते रहेंगे, क्योंकि अगली सरकार भी
ये जो नगर में आने वाली है, नगर निकाय चुनाव में, ये भी हमारी ही होने वाली है। और इसलिए हम लोग इसलिए विश्वास में नहीं है कि बस ऐसे ही आ जाएगा, ये ओवरनाइट नहीं होता है श्रेया जी। इसके लिए रात दिन हम लोग बूथ लेवल से लेकर के सेंटर लेवल तक काम करते रहते हैं, तो हमको समस्याओं का, इश्यूज का पता चलता है और तब हम उनका निस्तारण करना, उनका विस्तार करना, उनको सॉल्व करने की दिशा में कार्यरत रहते हैं। देखिए, अब टैक्स की बात करते हैं। देखिए, टैक्स से तो सारी चीजें होती हैं, सारा काम होता है, हम टैक्स खत्म तो नहीं कर सकते, बट वो कहना है कि टैक्स ज्यादा है और टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, जितने भी टैक्सेस जनता से लिए जाते हैं वो खत्म तो नहीं किए जा सकते, लेकिन कम करने की बात कर रहे हैं लोग। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऑनेस्टली मेरे पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको, देखिए आप बोलिए कि मुझे ये चीज फ्री में चाहिए या वो चीज फ्री में चाहिए, उसका उदाहरण हमारे पास साक्षात दिल्ली में है। काफी चीजें फ्री हैं और वहां पे आप देख ही रहे हैं कि उसके बदले में जनता को जो सरकार मिली है उसमें क्या एंटरटेनमेंट चल रहा है। ठीक है, तो टैक्स अब फ्रैंकली एक बेंचमार्क की देखें, कहीं ना कहीं उससे जनता को फायदा तो हुआ। आप जनता को ऐसे मत देखिए। जनता, आप ये बोल रही है कि जनता टैक्स कम करने को कह रही है, मेरे हिसाब से आपको और इसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितनी परसेंट और कितना परसेंट कम करने को कह रही है। संभवतः अपनी डेटा हाथ में आएगा तब हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं श्रेया जी, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, न्याय संगत होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि बाकी जगहों से ज्यादा लिया जा रहा है क्या, या अगर बाकी जगह फ्री हो रहा है तो वहाँ पे इसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से। बिकॉज आप जब कोई भी व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, आप एक पार्किंग में गाड़ी लगाइए, आपको पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी सेवाएं ले रहे हैं तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाइए, उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड होता है। वो एक स्ट्रक्चर है। आप सैलरी पाते हो, उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर है। अगर कोई चीज गलत हो रही हो तो उसमें सुधार होने की आवश्यकता है, बट वो तब पता चलेगा जब हमारे आपके पास डेटा होगा, या जो भी इस काम को कर रहा है उससे आप पूछेंगे, वो बता सकते हैं। हम लोग बाहर बैठ के कयास लगाएं तो उसके लिए तो आपका और मेरा दोनों का समय इससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है। चलिए, अगर रेहड़ी पटरी वालों की बात करें, उन वेंडर्स की दुकानें हटा दी गई वहां से, ये वजह देखिए कि ट्रैफिक लग रहा है, तो अब उनके लिए कुछ सही से किया भी नहीं गया। दूसरा एक अगर कह सकते हैं कि हाँ, उनके लिए दूसरा काम किया गया, उनको वहां पे दुकानें दी गई, वो भी नहीं किया गया सही से। और आपको लगता है कि उन पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल उन पे ध्यान देना चाहिए। और ये सब रेहड़ी पटरी वाले नहीं है, मेरी भाषा में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं। रेहड़ी पटरी वाला टर्म थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि हम इनको राइट ऑफ कर रहे हैं, नहीं, ये सब माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है। हम लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट पे बिजनेस करते हैं, और कोई रिटेल पे बिजनेस करता है, कोई पेट्रोल पंप पे बिजनेस करता है। ये लोग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे उससे अपने काम, इनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ट्रैफिक की समस्या प्रयागराज में है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, अब आप अगर इसके लिए भी तो अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसका निदान भी करना पड़ेगा। ठीक, अब निदान का क्या तरीका, जैसे बाहर बैठ के, वापस से वही कहूँगा, बिकॉज पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो हमको डेटा चाहिए कि क्या बेस्ट है। जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने प्रयागराज में ही देखा, शायद 10-15 साल से मैं इसको नहीं, उससे छोड़ दीजिए, बट हाँ कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, जो दिवाली के समय में पटाखे होते हैं, पहले हर गली नुक्कड़ पे बिकते थे, आए दिन हादसे हो रहे होते थे, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया दिवाली के समय पे, अब उसको क्लस्टर्ड कर दिया गया है। अगर इसी तरीके का कोई फॉर्मूला हम लोग अपने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर सकें कि ये पॉकेट्स, अलग अलग पॉकेट्स में उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उनके लिए भी अच्छा है और आम जनमानस के लिए भी अच्छा है। उनको पता है डेफिनेट एरिया से जाके हमको खरीदना, ये हमारा ट्रैवल टाइम है, वो अपना प्लान कर लेंगे। हर कोई जिस परिस्थिति में, उचित परिस्थिति में डाला जाता है, उसके हिसाब से अनुसरण कर लेता है। तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। दिस इज अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। तो मेरे ख्याल से अगर इसका प्रावधान करा जाएगा इस तरीके से, तो इस समस्या का निदान मिल जाएगा। देखिए क्या हुआ है, काशी विश्वनाथ में जितने भी ऐसे वेंडर्स थे छोटे छोटे, वहाँ पे भी काफी कम जगह है, तो उनको भी हटा के उनके लिए एक बिल्डिंग बनाई गई जिसमें उनको छोटी छोटी दुकानें अलॉट कर दी गई और वो एक मॉल टाइप बना दिया गया है और वहीं पे अब उनकी दुकानें लगती हैं। बट ये काम यहाँ पे नहीं करवाया गया। ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। आपको वर्टिकल स्पेस में काफी सारी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को जगह मिल रही है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू लुक एट। अगर ये नहीं हुआ है तो निश्चित इस दिशा में भी, मैं भी क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्लस्टर जैसे पटाखे वाले मार्केट है, आप बोल रहे हैं वर्टिकल क्लस्टर,
तो ये बड़ा अच्छा सुझाव है, इस दिशा में भी हमको कंसिडर करना चाहिए चीज़ों को। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खुशी से बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मान लीजिए अगर आप महापौर बन जाते हैं, आपकी दावेदारी निश्चित हो जाती है और आप जीत भी जाते हैं, तो आप जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे प्रयागराज के? काफी सारी चीजें मानने को आपने कही है। सबसे पहले तो ये कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, तो उसका कारण और कोई नहीं है। कारण ये है कि तमाम दावेदार हैं और उसका कारण है कि सब दावेदार बनने के हकदार हैं। तो अब हम लोग भी अपना काम करते चल रहे हैं। कोई इसका ऐसा सेट कोई एग्जामिनेशन का डेट नहीं होता कि ये कैलेंडर है, आप जाइए इम्तिहान दीजिए और आपको कंटेस्टेंट बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनिक तरीके से जिला स्तर, क्षेत्र स्तर, राज्य स्तर और सेंटर के बेसिस पे अपने कैंडिडेट्स को फिल्टर करके देखती है कौन सा सबसे अच्छा कैंडिडेट है, जिसने सबसे अच्छा काम करा है, उस पद की गरिमा जिससे बढ़ती है उसको वो पद देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि परिस्थिति में हम लोग बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों को एज अ मेयर मुझे ये करना चाहिए कि कोई भी, जैसे डेंगू का पिछले वर्ष हुआ, कोविड था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि बहुत नेचुरल है। और अब कोविड भी एक तरीके का हिस्सा भी वापस से थोड़े केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, परसेंटेज हॉवर कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को जीने का हक है और एज अ मेयर ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर कहीं पे एक रिक्वायरमेंट है, चाहे फ्यूमिगेशन की हो, चाहे प्रिवेंटेशन की हो, वो एक की जगह संभवतः 3 करिए, क्योंकि जान अगर है तो हर कोई बाकी की चीज़ें अपना मैनेज करता चलेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, किसी भी संगठन से आप जब हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जनता सुरक्षित है। तो अगर मुझे ये दायित्व दिया गया, अगर मैं इसके लिए खड़ा हुआ, तो ये इंश्योर करूँगा कि जो भी इस प्रकार की समस्याएं स्वास्थ्य रिलेटेड, उनको सबसे पहले कट डाउन करूँ कि अच्छा ये समस्या जून के माह में आती है, तो मई से फुल कैपेसिटी में काम करना शुरू करें, ताकि जून का समय ऐसे निकल जाए जैसे ये समस्या कभी आई ही ना हो। ये मेरा सोचना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने देखा होगा हमारे देश में और या प्रयागराज में भी, बल्कि ऐसा बाहर के देशों में नहीं, अब उनकी जो भी नीतियां होती होंगी, लेकिन आवारा पशुओं की जो एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में या प्रयागराज में, वो बहुत ज़्यादा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, कई आवारा कुत्तों ने भी कई लोगों को काटा, एक अलग तरह की बीमारी फैल रही है कुत्तों में जी। तो आपको लगता है कि ऐसे आवारा पशुओं के लिए एक तबेले होने चाहिए अलग अलग प्रकार के, जिसमें उनको रखा जाए, जिससे जनता को दिक्कत ना हो? निश्चित होना चाहिए। और अगर हर एक वार्ड में संभव ना हो तो 4-5 वार्ड का क्लस्टर बना के उसके लिए जगह का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैटल्स हैं, जो पशु हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के कंट्रीब्यूटर्स हैं। हमें इनको इनके खाने का व्यवस्था करना चाहिए और इनको एक जगह एलोकेट करके, क्योंकि देखिए इससे अगर ह्यूमन लाइफ भी इफेक्ट हो रही है तो वो भी एक फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि पशु सड़क पे हैं, उससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या दोनों तरफ से पशुओं को भी परेशानी होती है और लोगों को भी होती है। बिल्कुल। तो मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए हम लोग कंपनीज में काम करते हैं या सरकार में काम करते हैं या संगठन में काम करते हैं, हमारा दिनचर्या कैसे होता है, अगर मैं इसको मूलभूत तरीके से आपको बताऊं श्रेया जी, तो प्रॉब्लम्स होती हैं और सॉल्यूशन। प्रॉब्लम हर स्तर की होंगी। प्रॉब्लम इसकी होंगी कि हमारी गाड़ी में तेल खत्म हो गया, भी एक प्रॉब्लम है, हमारी सैलरी कट रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये क्लाइंट है, इसको मैनेज करना, तो तमाम तरीके। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है। ये बात हमेशा हमको मान के आगे बढ़ना चाहिए। ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका भी सलूशन है कि हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि इनको उचित स्थान दें और वहाँ पे इनको संरक्षण दें, रखें, खिलाएं पिलाएं, तो इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, सड़क के लिए अच्छा है। दिस इज विन-विन। कुछ ये क्या होता है, अभी आजकल पिछले 2 बार से जब भी से अभिलाषा गुप्ता है, तब से क्या आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं,
एक टर्म है आउटसोर्सिंग, उस पर कर्मचारी रख रहे, तो क्या मतलब अगर मान लीजिए अगर आप महापौर बनते हैं तो आप क्या मतलब नियमित कर्मचारियों को रख के रोजगार के विषय में कुछ काम करेंगे? डेटा चाहिए होगा इसका। मैंने 1200-1500 लोगों का, 2500 लोगों का कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़ के स्केलेबिलिटी मैनेज करा हुआ है। मुझे पता है कि आउटसोर्सिंग मॉडल इफेक्टिव मॉडल होता है, बट इस पर्टिकुलर केस में क्या व्यवस्था है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, उसको वे करके तो डेटा चाहिए होगा श्रेया जी। ऐसे पासिंग रिमार्क देंगे तो फिर वो हम लोग इस इंटरव्यू को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और जो भी डिसीजन, जिसने भी जो भी निर्णय लिया है उसको क्वेश्चन करने के पहले आपके पास जानकारी आवश्यक है, वरना फिर आप ऐसी बात है वो बड़ा हियर से हो जाता है। आप कुछ करिए, आप कौन सा निर्णय किस परिस्थिति में ले रही हैं, वो निर्णय आपने अपने मस्तिष्क से या अपने साथियों से मिलकर के सुझाव लेकर के किया है, आपको जनता ने उस गद्दी पे बिठाया है, तो इसका मतलब है कि आप में वो सक्षमता है और आपने उचित लिया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी और से कि उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट दे, तो उसके पास वो जानकारी होनी चाहिए, वरना ये तो खाली वही बात जो अभी आप थोड़ी देर पहले करी थी कि लोग मीडिया को कहते हैं कि ऐसी, पर ऐसी है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो आप करिए कितने। अभी आपने जो सवाल मुझसे पूछे, मुझे तो लगता है इसमें कोई भी ऐसे प्रश्न है जो कि बहुत ही सॉफ्ट क्वेश्चंस हो। तो जब आप अपना काम निर्भीकता से कर रहे हैं तो हर कोई अपना काम वैसे ही जुडिशियसली करता आया है, तो करता रहेगा। उसको चैलेंज और क्वेश्चन करने के लिए हम ऑथराइज तभी हैं जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन हो और एक्सपर्टीज हो कि हम उसको चैलेंज और क्वेश्चन करें, वरना तो आउटसोर्सिंग में वापस से बोल रहा हूँ अच्छा मॉडल है, पर कितने परसेंटेज में होना चाहिए, कितने परसेंटेज में उसका आउटसोर्सिंग की जगह इनसोर्सिंग कर लेना चाहिए, वो भी एक मॉडल है भाई दबे। तो तमाम तरीके हैं, टेम्परेरी एक मॉडल है, बट वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कॉल है, वो बहुत मुश्किल विषय है नहीं जी। चलिए, आखिर में आप प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्रयागराज की जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि दिल्ली में, राष्ट्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, प्रयागराज में और इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, और हम लोग ये एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हर स्तर पे चलता आया है उसको हम लोग चलाते रहेंगे और राष्ट्र निर्माण में नित्य दिन लगे रहेंगे। जैसे एक हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, तो उसका एक बड़ा अच्छा सा एक लाइन खाली यहाँ पे है कि राम काज करे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो यही कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। चलिए, हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे बीजेपी से कुश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी नीतियाँ गिनाई, अपने बारे में बताया, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया है वो बताया, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए जो जिससे कह सकते हैं कि लोगों का भला हो और डेवलपमेंट हो, वो सारी नीतियाँ उन्होंने अपनी गिनाई। महापौर का चुनाव भी काफ़ी करीब आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहे मनुष्य वाली टॉक शो। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर।